हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे आपका जो पेपर नंबर 6 है, यानी हिंदी, उसके बारे में। तो आपकी जो है हिंदी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। 2 क्लासेस नहीं कह सकते हैं, यानी 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 भी आपका कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं की है तो प्ले लिस्ट में जाइए और जो है वहां पे आपको सारी क्लासेस 1 बाय 1 अरेंज व्यू में मिल जाएगी। तो अगर आप जो है क्लास करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है, तो नवंबर तक आप कोशिश करिए कि आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। फिर दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आपका जैसे ही चैप्टर फिर आप वो कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी। 1 मिनट वेट करिएगा। तो आप लोग को वो जो है 1 बाय 1 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो है चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी आपका चल रहा है और चैप्टर 3 जो है वो है गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण। कहा जाए तो आज जो है हम उच्चारण के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? उच्चारण के बारे में। ठीक है। उच्चारण कैसे करना चाहिए, उच्चारण में क्या क्या गलतियां होती हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं उसको। अब देखिए, गद्य एवं पद्य से क्या मतलब है। गद्य जो होता है आपका वो स्टोरी फॉर्म में होता है, मतलब कहानी फॉर्म में कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं वो पैराग्राफ के टाइप में होता है। ऐसे ही सिर्फ ओवरव्यू आप समझ लीजिए। और पद्य जो होता है वो कविता के फॉर्म में होता है, मतलब लाइन बाय लाइन होता है। तो ये था आपका चैप्टर भी, गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण। अब देखते हैं कि उच्चारण का अर्थ क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। शब्दों या उसकी ध्वनियों को मुख से बोलने का तरीका, या शब्द को मुख से बोलना। ठीक, उच्चारण का अर्थ है कि जिन शब्दों को आप बोल रहे हैं, यानी कैसे मुख से बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ध्वनियां निकलती हैं। तो वही आपका क्या है, उच्चारण है। मान लीजिए ये लिखा हुआ है राम। ठीक, ये लिखा हुआ है और आप बोल रहे हैं राम, तो मुख से बोल रहे हैं। तो राम क्या है, जो मुख से आप बोल रहे हैं वो ध्वनि है, यही आपका क्या है, उच्चारण है। ध्यान से देखिए, मौखिक भाषा के प्रयोग का आधार ध्वनियां है। जो जैसे लिखित भाषा का आधार क्या है, हम लिखते हैं, उसी प्रकार से जो आपका मौखिक भाषा का आधार है वह है, वो क्या है, ध्वनि है। तथा प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर है और उसका उच्चारण स्थान भी निश्चित है। जैसे कि क क्या है, ध्वनि है। मान लीजिए क, कबूतर हम पढ़ रहे हैं। ठीक, ये कबूतर लिखा हुआ है और इसका जो है उच्चारण क्या है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसको हमको पढ़ना है या बोलना है। ठीक, तो इसको हम बोल रहे हैं कबूतर। क्या बोल रहे हैं, कबूतर। इसका उच्चारण कबूतर है मान लीजिए। तो क का क्या है, एक निश्चित ध्वनि है। ब जो है इसका निश्चित ध्वनि है। त एक निश्चित ध्वनि है और र जो है वो निश्चित ध्वनि है। ठीक है। हर एक अक्षर का क्या है, उसका अपना अपना एक निश्चित ध्वनि है और इसका क्या होता है, उच्चारण स्थान भी निश्चित होता है। भाषा की भाषा की मूल प्रकृति मौखिक है और बोलने की शुद्धता मानक उच्चारण पर निर्भर करती है। जो भाषा की मूल प्रकृति है वो कैसी है, मौखिक है। और जो आपकी बोलने की शुद्धता है, ठीक, जैसे कि क्या कहते हैं कि बोलने की शुद्धता का जो मानक है, यानी किस पे डिपेंड है, किस पे निर्भर है, आपके उच्चारण पे। किसके? उच्चारण पे। बोलने से ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति का सही प्रयोग करना ही उच्चारण है। जैसे कि जब आप बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं तो उसकी बोलने में आपकी ध्वनि की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, कैसे उस पे आप शब्दों पे बल ज्यादा दे रहे हैं, लय, जैसे कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें लय से पढ़िए, है ना। स्वरों पे कहाँ ज्यादा जोर देना है, शब्दों को कहाँ गति से पढ़ना है। तो इन सब का क्या होता है कि अगर सही प्रयोग करना ही आपका क्या कहलाता है, उच्चारण कहलाता है।
तो ये था उच्चारण के बारे में। अब देखते हैं कि उच्चारण का उद्देश्य क्या होता है। ये उच्चारण का उद्देश्य। तो देखते हैं उच्चारण का उद्देश्य क्या है। उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब देखिए, आपको अक्षर जो है आपका, अक्षर और वर्ण, इसमें क्या अंतर है? ठीक है, जैसे कि राम हो गया, ठीक, इसको अगर हम मुख से बोल रहे हैं, राम जो है उसको हम मुख से बोल रहे हैं, तो वो आपका अक्षर हो गया, ठीक। और अगर हम राम को लिख रहे हैं तो ये हमारा वर्ण हो गया। वही कहा जा रहा है कि उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर, यानी कि जो भी हम शब्द को उच्चारण कर रहे हैं या किसी भी ध्वनि का जो उच्चारण हो रहा है, जो मौखिक रूप से हो रहा है, वो आपका अक्षर कहलाएगा। तथा लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और उसी ध्वनियों को अगर आप लिख देते हैं तो वो आपका वर्ण कहलाएगा। ठीक है। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है। हिंदी की प्रकृति है कि उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। अब देखिए, हिंदी में क्या है, कहा गया है कि हिंदी जो है एक ध्वनियात्मक भाषा है, मतलब ये ध्वनि वाली भाषा है ना। वैसे तो भाषा में तो ध्वनि ही यूज होता है। अगर कोई भी भाषा है, मान लीजिए इंग्लिश है, हिंदी है, उसको अगर हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, उसमें ध्वनि तो निकलता ही है। तो हिंदी की प्रकृति है कि उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। मतलब कि हिंदी में क्या है कि आप जैसे बोलते हैं या जैसे आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, उसी के बेस पे क्या होता है, आप लिखते भी हैं। मान लीजिए, जैसे मैंने बोला राम जाता है, ठीक, तो उसी के बेस पे आप जिस तरीके से उच्चारण करेंगे, उसी के आधार पे आप लिखेंगे भी, राम जाता है, ठीक। शुद्ध लेखन के लिए उच्चारण का सही होना महत्वपूर्ण है। अगर आपको लिखना है, वो भी शुद्ध, मतलब अगर आपको शुद्ध लेखन करना है तो उच्चारण का सही प्रयोग होगा, तभी आप शुद्ध लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला राम जाती है, तो मैंने उच्चारण गलत किया तो आप लिखेंगे भी गलत। तो वही कहा जा रहा है कि शुद्ध लेखन के लिए क्या होता है कि उच्चारण का सही होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है उद्देश्य का। गद्य, कहानी, उपन्यास, नाटक। मैंने आपको बताया था कि जो गद्य होता है वो कहानी के फॉर्म में होता है, उपन्यास के फॉर्म में भी हो सकता है और नाटक के फॉर्म में भी हो सकता है। और पद्य, कविता, गीत। पद्य में क्या है, कविता के फॉर्म में या फिर गीत के फॉर्म में। ठीक है। तो गद्य और पद्य के अंशों का हाव भाव, लय एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना। यानी कि आपका जो ये उच्चारण का उद्देश्य है वो क्या है कि गद्य और पद्य के जो अंश हैं, यानी जो भाव हैं, सॉरी, गद्य और पद्य के जो भाग हैं, ठीक, उनको आप किस हाव भाव से पढ़िए, उसमें कैसे गति से पढ़ना है, कहाँ लय यूज करना है, इन सब का जो प्रयोग है, उनका क्या होता है, इन सब की क्षमता का विकास करना है। ठीक है। आपका जो ये उच्चारण का उद्देश्य है वो क्या है कि गद्य और पद्य के अंशों को हाव भाव, लय एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना है। सेकंड, शुद्ध उच्चारण के अभ्यास द्वारा आत्मविश्वास जगाना। मतलब कि अगर शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप बच्चों में आत्मविश्वास भी जगा सकते हैं। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, उच्चारण के उद्देश्य। थर्ड पॉइंट देखिए, शुद्ध, सरल, स्पष्ट भाव विचारों की अभिव्यक्ति करना है। यानी उच्चारण के उद्देश्य में और क्या है कि आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, शुद्धता से, सरलता से, स्पष्टता से भाव और विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, मतलब उनको बता सकते हैं। फोर्थ, शुद्ध उच्चारण एवं गीत का विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने बोलने का अभ्यास करना।
शुद्ध उच्चारण के द्वारा आप बच्चों को क्या करिए कि उनके बोलने के पढ़ने पे अभ्यास कराइए या करा सकते हैं। ये था आपका जो है उच्चारण का उद्देश्य। किसी भी भाषा में उच्चारण की सबसे अधिक महत्व होता है। किसी भी भाषा में किसी भी भाषा में उच्चारण का सबसे अधिक महत्व होता है। यहाँ की नहीं होगा, का होगा। तो किसी भी भाषा में क्या होता है, उच्चारण का सबसे अधिक महत्व होता है। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ हिंदी में ही नहीं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें क्या होता है कि उच्चारण का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा। देखिए, जो आपके डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है, उन्होंने भाषा को क्या कहा, परिभाषा मतलब उनके अनुसार, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक, यादृच्छिक में होता है नई स्थिति की ओर बढ़ना, ठीक है। ध्वनि प्रतीकों को यह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। जो भोलानाथ तिवारी जो है, वो ये कहते हैं कि जो भाषा है वो क्या है, उच्चारण है, जो वो ध्वनि प्रतीकों का, मतलब जो आपका ध्वनि प्रतीक है, यानी क से ज्ञ तक, अ से अह तक जो भी ध्वनि प्रतीक है, उनकी संरचनात्मक व्यवस्था है। यानी उनको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है ताकि शब्द बने। तो इन सब के द्वारा क्या होता है कि समाज के जो लोग हैं वो आपस में विचार विनिमय करते हैं, मतलब कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। फिर जब हम विचारों को ध्वन्यात्मक रूप से होठों पर लाते हैं, तभी वह भावों के आदान प्रदान का माध्यम यानी माध्यम या भाषा बनती है, जिसमें विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम उच्चारण होता है। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, शब्दों का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे कुछ पूछा, तो मुझे उसका जवाब देना है, तो मैं क्या करूंगी कि जितने भी शब्द हैं उनसे क्या करते हैं कि शब्द बनाते हैं। उसके बाद जो है, जो हम बना रहे हैं उसको जब होठों पर लाते हैं, ठीक। अब जब हम होठों पे लाएंगे अपने, और जब उसको बोलेंगे तो वो ध्वनि रूप में होगा, ठीक। तो मैं बोल के या ध्वनि के रूप में अपने भावों का क्या कर रही हूँ, आदान प्रदान कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है, और ये किस माध्यम से होता है, उच्चारण के माध्यम से। मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ठीक। इन्होंने कुछ पूछा कि हाँ आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये जो है ये अब इसका जवाब देंगे। तो कैसे जवाब देंगे, इन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये सबसे पहले शब्दों को क्या करेंगे, संरचनात्मक रूप से इकट्ठा करेंगे। अब ये तो मन में ही करेंगे। उनके बाद जब ये शब्द बन जाएंगे, तो ये जब बोलेंगे, यानी जब बोलेंगे तो मुख से ही बोलेंगे ना। तो जब वो मुख से बोलेंगे तो क्या होगा कि जो ध्वनि निकलेगी, ठीक, उस ध्वनि के आधार पर ही ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपने आप मतलब कि अपने अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसका जो आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो क्या है, उच्चारण है, ठीक है। उच्चारण ही है। तो अब समझ में आ गया कि जब हम विचारों को ध्वन्यात्मक रूप से होठों पर लाते हैं, मेरे मन में अगर कोई विचार आ रहा है, तो मैं उसको, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या तरीका है, उच्चारण ही तो मैं कर रही हूँ। अपने शब्दों का ध्वनि के रूप में क्या कर रही हूँ, उच्चारण कर रही हूँ। तो जब दो लोग अपने भावों को या विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो उसका माध्यम क्या होता है, उच्चारण होता है। अब देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण स्थान, मतलब कि क्लासरूम में अगर पढ़ाया जा रहा है, यानी कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण स्थान। तो उच्चारण शिक्षण का सही समय प्राथमिक स्तर है। बच्चों के उच्चारण सुधार का काम प्रारंभिक स्तर से ही शुरू हो जाता है। आगे चलकर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे कि कक्षा शिक्षण यानी क्लासरूम में, या बच्चों को जो है मतलब कि कैसे उच्चारण स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही करा देनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है
कि जो उच्चारण शिक्षण है उसका सही समय जो है प्राथमिक स्तर है, मतलब जब बच्चा प्राइमरी स्टेज में है तभी से ही उसके उच्चारण शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और बच्चों के उच्चारण सुधार पर क्या करना चाहिए, प्रारंभिक स्तर से ही शुरू हो जाता है, मतलब जो आपके बच्चे हैं उनका जो उच्चारण सुधार है उनका प्राथमिक स्तर से ही शुरू हो जाता है। फिर आगे चलकर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास पर विशेष ध्यान देना दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है जब बच्चा आपका प्राइमरी स्टेज पे है तभी जो है उच्चारण सुधार का काम स्टार्ट कर देना चाहिए, और जब बच्चा अगली क्लास में या बड़ी क्लास में जाता है तो भी उसके उच्चारण अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं कि उच्चारण दोष के कारण क्या हो सकते हैं। कौन कौन से जो है उच्चारण दोष के कारण हो सकते हैं, मतलब कि शुद्ध उच्चारण बच्चे किस किस कारणों से नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, शुद्ध उच्चारण न करने के मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला देखिएगा, अध्यापक का कक्षा में अशुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना। अब देखिए, अगर क्लासरूम में टीचर अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, यानी जो टीचर सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं। अगर टीचर अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो बच्चा भी अशुद्ध उच्चारण ही सीखेंगे। सेकेंड पॉइंट, उच्चारण स्थानों या स्थलों का ज्ञान ना होना, यानी जो आपका उच्चारण स्थान है या फिर उस जो उच्चारण स्थल है उनका ज्ञान ना होना, यानी अगर आपको वर्णमाला के जो अक्षर है यानी वर्ण है, अगर उनका आपको सही ज्ञान नहीं है या आपका उनको उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो एक कारण ये भी है कि आप सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। व्यक्ति के ध्वनि यंत्रों में विकार, मतलब कि जैसे कि ये तो आपका नेचुरल है, जैसे कुछ व्यक्तियों के जीभ में या तो फिर किसी तरीके से कोई विकार होता है या किसी प्रकार की कोई कमी होती है, तो उस वजह से भी क्या होता है कि ध्वनि यंत्रों में विकार होता है। यानी ध्वनि यंत्र से क्या मतलब है, जैसे आपका जीभ हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, होष्ठ हो गया, तो अगर इन सब में कोई विकार है तो भी व्यक्ति जो है वो सही उच्चारण नहीं कर पाता है। क्षेत्रीयता का प्रभाव, यानी जैसे कि कुछ क्षेत्र का भी आपका प्रभाव पड़ता है। अशिक्षित परिवार, जो परिवार शिक्षित नहीं है वो भी क्या करता है, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। सिक्स पॉइंट, प्रारंभिक स्तर पर उच्चारण का अभ्यास न करना, मतलब बच्चे जो प्राइमरी स्टेज में थे यानी जब प्राथमिक स्तर पे थे तो अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया है तो भी क्या होता है कि उच्चारण का अभ्यास अगर नहीं कराया गया है तो भी उच्चारण में दोष पाए जाते हैं। सेवेंथ है, वर्णों को नाक से बोलना, जैसे कि बहुत लोग को देखा होगा आप लोगों ने कि जो वर्ण है अक्षर है उनको नाक से बोलते हैं, है ना, तो एक दोष ये भी हो सकता है। डर या भय के कारण, मतलब कि जैसे कि कभी कभी कोई बच्चे हैं उनको आप अचानक क्लासरूम में बिल्कुल सामने बुला लीजिए, सबके क्लास के सामने, पूरे क्लास के सामने उनसे कुछ बोलने के लिए कहिए, तो बच्चा क्या करता है, डरता है, हाँ, तो उस वजह से भी वो उसके उसको शब्द आते हुए भी वो क्या हो जाता है, डर के कारण जो है उसका उच्चारण स्थान गलत हो जाता है। तो ये सारे आपके कारण थे उच्चारण दोष, मतलब कि जो गलत हो जाते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, ये सारे जो है उसके कारण थे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका ध्वनि व्यवस्था है, सेकंड आपका बल है, ठीक है। अब देखते हैं वन बाय वन पढ़ेंगे। ध्वनि व्यवस्था, उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन से हैं। पहला ध्वनि व्यवस्था है, उसको देखते हैं। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों का सही क्रम पता होना चाहिए कि किस ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्थल से होगा। मतलब कि ध्वनि व्यवस्था एक जो है उच्चारण का प्रमुख तत्व है। अगर आपको शुद्ध उच्चारण करना है तो आपको हिंदी की जो ध्वनियां हैं उनका सही क्रम पता होना चाहिए। मतलब जैसे छोटा आ है, इसके बाद आया आपका बड़ा आ, इसके बाद आया छोटी ई, ओ सॉरी, इसके बाद आया आपका छोटी ई, फिर आया आपका बड़ी ई,
ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी के जो ध्वनियों का सही क्रम है उसका जो है पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस ध्वनि का किस उच्चारण स्थल से होगा। मतलब अ के बाद क्या आता है, आ आता है। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि आप लिखिए कि मान लीजिए उच्चारण ही लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊ होता है। फिर ऊ के बाद अगर हम बोले तो उच्चारण च जो है आधा च होगा, फिर चा होगा, चा में आ की मात्रा लगेगा, फिर र होगा, फिर अड़ होगा। तो इस तरीके से अगर आपको हिंदी की जो ध्वनियां हैं उनका सही क्रम पता है तो आप उच्चारण जो है अच्छे से कर लेंगे। सेकंड देखते हैं बल। किसी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण जिस शक्ति के द्वारा करते हैं उसे बल कहते हैं। जैसे बल क्या होता है, किसी ध्वनि या वर्ण मतलब कोई शब्द है उसका जो है उच्चारण किस शक्ति के द्वारा करते हैं उसे बल कहते हैं। किस ध्वनि पर बल न देने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सॉरी, किसी ध्वनि पर, जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक, या कोई टीचर बच्चों को स्टोरी जो है बता रहे हैं या सुना रहे हैं, तो अगर जहां पे शब्दों पे ज्यादा जोर देना है, अगर वहां पे आप ज्यादा शब्दों पे जोर या बल नहीं देंगे तो क्या होगा, वहां पे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शेर, जैसे आप बता रहे हैं कि शेर की स्टोरी, तो आप बताएंगे शेर जो है, शेर जंगल का राजा था, तो आप अगर ऐसे नॉर्मल पढ़ाएंगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा और थोड़ा प्रभावता मतलब कि ज्यादा बच्चों पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जैसे ना, शेर जंगल का राजा है, ठीक, या शेर जंगल का राजा था, तो आप बल दे रहे हैं, राजा पे बल दे रहे हैं, तो वही कहा जा रहा है कि किसी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण जिस शक्ति के द्वारा करते हैं उसे ही बल कहते हैं। अब बल किसे कहते हैं, ये फिजिक्स का बल नहीं है, ये हिंदी का है कि जब किसी ध्वनि पर जो है या वर्ण पर जो हम उच्चारण करते हैं तो जिस शक्ति के द्वारा करते हैं उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, जैसे अक्षर या वर्ण हो गया आपका फल, ठीक, और शब्द जैसे सीता सब्जियां लाती हैं, ठीक है, और थर्ड मोर बगीचे बगीचे में नाचते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है अक्षर है वर्ण, उसको आप बस फल पढ़ रहे हैं, ठीक, अब शब्द मान लीजिए एक एक शब्द हो गया, सीता सब्जियां लाती हैं, ये सब क्या है, शब्द है, मान लीजिए एक एक अलग अलग शब्द हैं। अब वाक्य मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो मोर बगीचे में नाचते हैं, मोर बगीचे में नाचते हैं, तो बगीचों पे क्या दे रहे हैं, इसके उच्चारण पे बल दे रहे हैं, इसका उच्चारण शक्ति के द्वारा कर रहे हैं, तो यही बल कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लय। अब देखते हैं लय क्या होता है। एक अक्षर बोलने के पश्चात दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। लय किसे कहते हैं, जैसे कि आपने एक अक्षर बोला, उसी के तुरंत बाद जो है थोड़ा सा समय देने के बाद दूसरा शब्द बोल लेते हैं, उसी को लय कहलाता है, वही लय कहलाता है। जैसे एक अक्षर बोलने के पश्चात जब दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। ठीक है, फोर्थ देखिए, गीत क्या होता है, वर्णों के उतार चढ़ाव को जो है क्या कहा जाता है, गीत कहा जाता है। ठीक है, गीत का अर्थ शब्द समूहों के मध्य में हिचकिचाहट या रुकावट के बोलने से है। गीत का अर्थ क्या होता है, शब्द समूहों के मध्य में हिचकिचाहट या रुकावट के बोलने से। देखिए लय जो होता है, जैसे कि कहते हैं ना, हाँ एक साथ लय के साथ गाओ, मतलब कि ये पोयम में भी यूज होता है, कविता में भी या सॉन्ग में, ठीक। और गीत क्या होता है, जैसे कोई भी गीत है, या तो कोई पोयम हो गया, जैसे मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, तो इसमें क्या हो रहा है, शब्दों का उतार चढ़ाव हो रहा है, तो यही आपका गीत कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं विराम क्या होता है। विराम मीन्स होता है आराम या विश्राम। लंबे लंबे या बड़े वाक्यों को पढ़ने के लिए हमें बीच में थोड़ा विराम लेना या रुकने से है। मतलब जैसे कि आप कोई स्टोरी या पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो वाक्य क्या है, बहुत लंबा हो गया, तो बीच में कहीं कॉमा यूज हो जाता है, कहीं पूर्ण विराम यूज हो जाता है, कहीं या तो इन्वर्टेड कॉमा यूज हो जाता है, तो यही सब जो आपकी
मतलब कि चिन्ह है जो यूज होते हैं उन्हीं को विराम बोला जाता है। ठीक, या तो ये कह सकते हैं कि जब आप कोई बड़े बड़े वाक्य बोल रहे हैं तो उसमें जब थोड़ा सा विराम लेने की जरूरत होती है, थोड़ा रुकने की जरूरत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं। सिक्स देखिए, स्वराघात, ये सब क्या है, उच्चारण के तत्व हैं। ठीक है, उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह यानी बढ़ना, अवरोह यानी घटना को स्वराघात कहते हैं। जैसे कि उच्चारण में ध्वनियों के समुचित कहने का मतलब है कि किसी शब्द पे जब आप कभी ज्यादा कभी कम जोर दे रहे हैं तो यही आपका स्वराघात कहलाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो है उच्चारण संबंधित कितनी अशुद्धियां होती हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उच्चारण संबंधी अशुद्धियां और उनका निराकरण। ठीक, कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं और उनको दूर कैसे करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है चंद्र बिंदु और अनुस्वार में अशुद्धियां। देखिए, ये जो आपका चंद्र बिंदु है, ठीक, और जो ये आपका अनुस्वार है, इसमें भी अशुद्धियां होती हैं। अब कैसे होती हैं, देखिए, आंख जो है आपका ये अशुद्ध है। आंख ऐसे नहीं लिखा जाता है, आपका आंख इस तरीके से लिखा जाता है। आंख में चंद्र बिंदु की जो है चंद्र बिंदु लगता है। ठीक, अनुस्वार नहीं लगता है। अब देखिए, शंकर में ये नहीं ये जो है आपका ये नहीं लगता है, मतलब कि जो है ये चंद्र बिंदु नहीं लगता है, आपका अनुस्वार लगता है। दांत में चंद्र बिंदु लगती है और यानी अनुस्वार नहीं लगता है। फिर से देखिए, आंख जो है इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, जबकि आंख में अनुस्वार नहीं लगता है, चंद्र बिंदु लगता है। शंकर जो है आपके, संकर में जो है चंद्र बिंदु नहीं लगता है, ये अनुस्वार लगता है। दांत में जो है चंद्र बिंदु लगता है, अनुस्वार नहीं लगता है। तो ये जो है आपका दांत हो गया, इसमें क्या होता है, चंद्र बिंदु लगता है। ठंडा इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इसमें जो है क्या लगता है, ये अनुस्वार लगता है। गूंगा, ठीक, ये भी अशुद्ध है, इसमें क्या होता है, चंद्र बिंदु लगता है। अंगुली, ये भी गलत है, इसमें क्या होता है, अनुस्वार लगता है। ठीक, तो ये है आपका कि चंद्र बिंदु और अनुस्वार से संबंधित अशुद्धियां। तो ये आप लोगों ने देख लिया, कुछ कॉमन सी मतलब कॉमन वर्ड है जिसमें हम लोग से भी कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। तो इस अशुद्धियों को दूर करना है। आगे भी कुछ अलग अलग टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है सीटी वाला श, पेट फार श तथा सादा श की अशुद्धियां। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि इन तीनों में क्या होते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो उनको बोला जाएगा कुछ तो वो किसी अलग सा का यूज कर देंगे, तो वो देखा जाएगा। आगे हम देखते हैं, ये है आपका विश्वास। ठीक, तो विश्वास इस तरीके से लिखा जाएगा, श यानी ये जो श है, विश्वास। ठीक, तो यहाँ पे ये सादा सा यूज हुआ है, तो ये क्या है, अशुद्ध है। इसमें शीटी वाला सा यूज होता है। अब देखिए, शक्ति, इसमें शीटी वाला सा यूज होगा, सादा सा नहीं होगा। शूरपंखा, यहाँ शीटी वाला सा यूज होगा, सादा सा नहीं यूज होगा। ठीक, प्रसाद, ये सही है, प्रसाद होता है, प्रसाद नहीं होता है। ठीक, नाश, नाश होता है, नाश नहीं होता है। ठीक, अशोक, अशोक होता है, अशोक नहीं होता है। ठीक, तो ये जो है आपका श श, ठीक, शीटी वाला श, पेट फार श, सादा स, की जो अशुद्धियां हैं वो था कुछ शब्द। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, र ल अंग के उच्चारण में अशुद्धियां। देखिए, जो आपका पढ़ाई है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इसमें ध ये जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है। बूढ़ा, ये नहीं यूज होता है, इसमें ये वाला ढ यूज होता है। ठीक, खिड़की, ठीक, ये अशुद्ध है, खिड़की में ये अंगा वाला यूज होता है। प्रौढ़, ये गलत है, ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है, प्रौढ़। ठीक, अब देखते हैं संधि संबंधी अशुद्धियां। जैसे कि उपरोक्त होता है, तो उपरोक्त ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसको बोलते हैं उपर्युक्त। ठीक, उपर्युक्त। अत्याधिक, अत्याधिक गलत है,
अत्यधिक होता है। पता है ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपको यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं। अभी तो बीटीसी में हालांकि एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसमें अशुद्धियां हैं, इसको शुद्ध करिए, लेकिन साथ साथ सीटेट और टेट में भी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए इतिहासिक नहीं होता है, इतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है। सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ। ये देखिए हर्ष स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर के स्थान पर हर्ष, यानी आ की जगह मतलब कि जो आपका छोटा हर्ष स्वर मतलब छोटा आ, और जो आपका दीर्घ स्वर है यानी बड़ा आ, तो इसमें भी कुछ अशुद्धियां कर देते हैं लोग, उसको देखते हैं। अलौकिक ये अशुद्ध है, अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है, ठीक है। पूर्ति 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 नहीं होता है, पूर्ति होता है, ठीक है। आधीन आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है। पी पीताम्बर पीताम्बर नहीं होता है, पीताम्बर होता है, ठीक। प में बड़े की मात्रा होता है, पीताम्बर। पूज्य पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है, ठीक। आशीर्वाद 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 नहीं होता है, आशीर्वाद होता है, ठीक है। तो ये जो होता है छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा का मात्रा, बड़ा का मात्रा, यहाँ कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। तो देखिए आज जो मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर 5 वो जो है उच्चारण से संबंधित है। इसमें उच्चारण के दोष जो है देख लीजिएगा, उच्चारण होता क्या है, ठीक है। उच्चारण के उद्देश्य क्या है ये देख लीजिएगा। और क्लास को अब यही एंड करते हैं, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर क्लास को यही एंड करें। ओके, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।